गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में कल मैंने फ्रिक्शन का पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। कल हमने म्यू एस और म्यू के इन दोनों के बारे में चर्चा की थी, और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन ये दोनों उसके कोफिशिएंट हैं। आप जनरली देखोगे कि जो म्यू एस होती है, इसकी वैल्यू म्यू के से ज़्यादा होती है। इसकी वैल्यू म्यू के से ज़्यादा होती है। चलिए हम लोग समझते हैं। चलिए इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फ्रिक्शन होता क्यों है। फ्रिक्शन होता क्यों है, वाई फ्रिक्शन होता क्यों है, इस बात को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, और सरफेस को अगर हम लोग सरफेस को, जो ये सरफेस है, जैसे हम लोग ये ब्लॉक डायग्राम ऐसे बनाते थे ना, तो ये सरफेस है आपका, और इस पर ये एम मास का कोई ब्लॉक रखा है, तो इसी को हम लोग बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको देख रहे हैं। अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, तो ये जो सरफेस है ना, सरफेस में इस तरीके से वायर्स होंगे, इस तरीके से इरेगुलरिटीज़ होंगी, और सरफेस के ऊपर रखा हुआ ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक के भी जो लोअर सरफेस होगा उस पर भी क्या होंगी, इरेगुलरिटीज़ होंगी। इस तरीके से उस पर भी इरेगुलरिटीज़ होंगी, ठीक है, वहाँ भी इरेगुलरिटीज़ है। अब जो ये इरेगुलरिटीज़ हैं आपके सरफेस में और आपके ब्लॉक के लोअर सरफेस में, ठीक है, इनके बीच का ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस, ये इरेगुलरिटीज़ जो है, इसके कारण देखिए होता क्या है। जब आप इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा के खींचते हो, जब आप इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा के खींचते हो, तो ये जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं सरफेस की, सरफेस की, इसके अंदर देखिए ये इसमें फंसता जाएगा, और इस इरेगुलरिटीज़ को मतलब उससे आपको खींचने के लिए यहाँ पर इसको आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये इरेगुलरिटीज़ इसको आगे बढ़ने नहीं देंगी, और इरेगुलरिटीज़ इसको रोकने, अपोज करने की कोशिश करेंगी। आप आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगा के इस ब्लॉक को खींचना चाहते हो, लेकिन ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं ये इसको अपोज करेंगे, इस मोशन को, इसको मोशन में नहीं आने देने की कोशिश करना चाहेंगी। और इसी के कारण ठीक बैकवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियल ये आपका, ठीक जिस डायरेक्शन में आपका मोशन होने वाला है या टेंडेंसी रखता है मोशन का, या मोशन हो रहा है, उसके ठीक पीछे की डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि फ्रिक्शन को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो होता क्यों है, तो आप कहोगे कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ्रिक्शन को देखने से ये समझ में आता है कि जो फ्रिक्शन का कारण है वो है इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। मैं लिख देता हूँ, इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेसेस में जो इरेगुलरिटीज होती हैं उसके कारण होता है फ्रिक्शन। उसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि कोई बॉडी है, उसको मोशन में लाना कठिन है या मोशन में रखना कठिन है, इसका मतलब क्या है। मोशन में लाना मतलब कि अभी तो रेस्ट में है, लेकिन आपको खींच के उसको मोशन प्रोवाइड करनी है, मोशन में लाना है। और मोशन में रखना मतलब ये है कि मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, और उसी मोशन के दौरान उसको ऐसे ही बस मूव कराना है, उसको मोशन में ही रखे रहना है। तो मेरी समझ से मोशन में लाना किसी बॉडी को टफ है, कठिन है। होता क्या है, जब आप किसी रेस्ट की बॉडी को मोशन में लाने की कोशिश करते हो, तो उस पर शुरू में लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लगता है, जब बॉडी में मोशन की टेंडेंसी हो, मोशन हो नहीं, मतलब बॉडी रेस्ट में हो, ठीक है। तो बॉडी को आप अगर मोशन में लाना चाहते हो तो उसमें आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बॉडी एक बार मूव करने लगे, बॉडी अब मोशन में आ जाए, बॉडी जब मोशन में आ जाती है तब उस पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, कल हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की थी, FL लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की थी। इसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, ठीक है। और जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये तो वेरिएबल होता है, ये आपका चेंज होता रहता है। इसकी वैल्यू 0 से लेके और ये म्यू एस इंटू एन तक वेरी करती है, लिमिटिंग फोर्स तक, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो स्टैटिक फोर्स हो सकता है वो हो सकता है म्यू एस इंटू एन, और मिनिमम 0 हो सकता है।
एफ एस की वैल्यू म्यू एस इंटू एन नहीं होती है, लेकिन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो किसी भी बॉडी को अगर मोशन प्रोवाइड कराना है तो आपको इस लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे इसको क्रॉस कर जाएगी फिर बॉडी मोशन में आ जाएगी, और फिर आप देखोगे कि जब काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। आप अगर इस जैसे ये आप बॉडी मोशन में आ गई और शुरू में 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आपका मूव कर रही है, तो भी उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन जो आ रहा है वो सेम रहेगा। मान लो जी कितना भी 10 न्यूटन आ रहा है, और फिर अगर इसको 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से आगे बढ़ा रहे हो, ये वेलोसिटी इसकी चेंज कर दी, बढ़ा दिए, अब भी इसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वो 10 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, तो बॉडी एक बार जब मोशन में आ जाती है तो फिर आपका उसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो चेंज नहीं होता। दैट मीन्स कि जो बॉडी है उसको मोशन में लाना टफ है, फिर मोशन में रखना उतना टफ नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इनके बीच का ग्राफ कैसा होता है, मतलब इनके बीच का क्या, इनका ग्राफ क्या होता है। अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाइड फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स में ग्राफ कैसा होता है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, ध्यान से देखिए, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं समझाता हूँ। देखो कल मैंने बताया था कि कोई बॉडी मूव करने लगेगी या मोशन में आ जाएगी जब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा। किससे? अप्लाइड फोर्स से। किससे? अप्लाइड फोर्स से। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा होगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका ज़्यादा है और एफ अप्लाइड ये कम है, तो बॉडी मोशन नहीं पाएगी ना, यहाँ पर मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए एफ एल जो है, मतलब जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फोर्स है, वो कम है और अप्लाइड फोर्स आपका ज़्यादा है, अप्लाइड फोर्स एफ अप्लाइड, ये फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो वो ज़्यादा है, तो मोशन स्टार्ट हो जाता है, मोशन होता है। और अगर मोशन होता है तो वहाँ पे आपका एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का केस आ जाता है। और मोशन अगर नहीं होता तो वहाँ पे एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन का केस हो जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का केस हो जाता है। चलिए एक मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। सपोज करिए इस तरीके से, ये जो है आपका, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ग्राफ ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। मान लीजिए ये इस तरीके का एक ब्लॉक है, मान लीजिए इस तरीके का ये ब्लॉक है, इसका कुछ भी मास होगा, इस तरीके से आगे मान लीजिए 20 न्यूटन का इसमें अप्लाइड फोर्स है और इसको आगे मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। डेटा मैं अपने सहजता के हिसाब से डेटा ले रहा हूँ, और मान लीजिए इस पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो एफ एल है 12 न्यूटन। ठीक है, एफ एल है 12 न्यूटन, एफ एल है 12 न्यूटन। ये कल वाला जो एग्जाम्पल था, कल वाला एग्जाम्पल से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं, कल वाले एग्जाम्पल से भी इसको आप समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि इसका जो कुछ मास हम लोग ले लेते हैं, मास इसका ले लेते हैं और म्यू भी ले लेते हैं। ठीक है, म्यू एस, म्यू के भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए म्यू एस दिया है 0.6 और म्यू के जो दिया है 0.2 मान लीजिए। ठीक है, 0.2 मान लेते हैं, और ये आपका सरफेस है। अगर वेट कितना ले ले कि इस पर मान लीजिए 4 kg का ब्लॉक है ये। ठीक है, अब 4 kg का ब्लॉक है तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नीचे वेट आपका देखिए इधर ये हो जाएगा 40 न्यूटन, जी की वैल्यू हमने 10 ले ली है। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 न्यूटन। तो यहाँ से अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना चाहो तो एफ एल इक्वल्स टू म्यू एस कितना है 0.6। ठीक है, 0.6, और इसको 12 लाने के लिए 2 kg लेना पड़ेगा ना, तो 2 kg इसको ले लेते हैं। तो ये 20 न्यूटन का आपका वेट इसका नीचे की तरफ वर्क करेगा। तो 0.6 वैल्यू रखती है म्यू एस का इंटू नॉर्मल रिएक्शन 20, तो दैट विल गिव अस 12 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका 12 न्यूटन है। ठीक है, अच्छा आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो उस पर कितना है 20 न्यूटन का। ठीक है, अप्लाइड फोर्स इस पर कितना है, ये एफ अप्लाइड है, अप्लाइड फोर्स इस पर कितना है 12 न्यूटन का। इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आपने निकाल लिया कि भाई हमें ये देखना पड़ेगा ना कि बॉडी मूव कर रही है कि नहीं, बॉडी मोशन हो रहा है कि नहीं, और मोशन को देखने के लिए हमें निकालना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 12 न्यूटन। ठीक है,
12 न्यूटन जब तक बॉडी पर अप्लाई फोर्स मिनिमम नहीं लगेगा तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। अच्छा 12 न्यूटन भी लगेगा तो बॉडी में टेंडेंसी आएगी मूव करने की, मूव तब भी नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही 12 न्यूटन से ज़्यादा 12.5 13 न्यूटन ऐसे लगने लगेगा, बॉडी में मोशन आ जाएगा। अब बॉडी में जब मोशन आ जाएगा तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के लगेगा, और एफ की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। अब म्यू के की वैल्यू देख लो यहाँ पे 0.2 दिया है और एन की वैल्यू कितना है 20, एन की वैल्यू दिया है 20, ठीक है, एन की वैल्यू 20 है। तो यहाँ से आ जाएगा एफ की वैल्यू आ जाएगी 4 न्यूटन। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 न्यूटन। एफ की वैल्यू इसमें होगी 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, ठीक है। तो ये एफ की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर आप सिंपली देख पा रहे हो कि जो एफ एल की वैल्यू है, एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो हम ज़्यादा होता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा आ रहा है। एफ एल की वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा आ रही है। और यहाँ पे चूंकि मोशन शुरू हो चुका है, कब तक मोशन नहीं होगा, जब तक इस पर अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स में एक आपका ग्राफ। इसी क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग मान लें तो आपका शुरू में मान लीजिए कि 0 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स था। जब बॉडी पर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं होगी तो उसमें मोशन को रजिस्ट करने का कोई ऐसे टेंडेंसी ही नहीं होगी, तो उस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगेगा। तो उस समय आपका 0 फ्रिक्शन फोर्स, 0 अप्लाइड फोर्स। मान लीजिए आपने 1 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फ्रिक्शन 1 न्यूटन फोर्स इस पर अप्लाई किया। अच्छा 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में क्या मोशन आ जाएगा, क्या नहीं। मोशन आने के लिए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक आपको पहुंचना पड़ेगा 12 न्यूटन तक। तो 1 न्यूटन का अगर आप इस पर लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, तो इसके लिए जो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन होगा, ठीक है। 1 न्यूटन से आपने आगे बढ़ाया तो 1 न्यूटन से इसको पीछे की तरफ रुकना चाहेगा, न्यूटन थर्ड लॉ, तो ये भी एक वैल्यू आएगी। ऐसे ही 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, और 12 न्यूटन तक ऐसा होगा, 12 न्यूटन तक ऐसा होगा, 12 न्यूटन तक ऐसा होगा। ये लिमिटिंग 12 न्यूटन क्या है आपका, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है। 12 न्यूटन तक ऐसा होगा कि बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, और ये जो कंडीशन बन रही है अभी, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन है, और बॉडी रेस्ट में रहेगी, बॉडी रेस्ट में रहेगी। ये 12 न्यूटन तक ऐसा होता रहेगा। लेकिन 12 न्यूटन से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हो, 12 न्यूटन से आप जैसे ही आप आगे बढ़ते हो 13 न्यूटन, तो बॉडी में मोशन आ जाएगा। बॉडी में मोशन जैसे ही आएगा, जैसे ही बॉडी में मोशन आ जाएगा, अब वहाँ पे केस आ जाएगा कौन से फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन का, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिर जाती है, फिर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू गिर जाती है। एक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पहुँचने के बाद फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू गिर जाती है। तो ये इस तरीके से आप देखोगे, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ऐसे गिर जाएगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू कितनी गिर के आ गई, 4 न्यूटन, तो ये यहाँ पर मान लीजिए 4 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे गिर जाएगी, यहाँ तक गिर गई मान लीजिए आपने। अच्छा अब इसकी वैल्यू जब गिर जाती है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया इसके अंदर, इसकी वैल्यू गिर जाती है, और गिरने के बाद, इसकी वैल्यू गिरने के बाद, ठीक है, इसकी वैल्यू गिरने के बाद अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ना वो 4 न्यूटन का, ये बॉडी पर कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रूप से लगता रहेगा। अब जो आपका वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रूप से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लगती रहेगी। तो ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल इस पे आ गया, और अब बॉडी किस में है, मोशन में है। अब बॉडी मोशन में है। मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन का जो ये दायरा दिखाया, ये देख रहे हो आप, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू देता है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट, इसलिए हमने इसको कांस्टेंट लाइन से शो किया, ठीक है। ये आपका जो इसका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी इस समय, ये कांस्टेंट होगी। तो इस तरीके से ये ग्राफ हुआ आपका फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स में, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स में, फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स में इस तरीके से ये वैल्यू हुई। देखिए स्टैटिक फोर्स तो आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है, वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। इस तरीके से हमने देखा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स में क्या ग्राफ बन सकता है, ठीक है, क्या ग्राफ बन सकता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन आपका जेईई में आया हुआ है, और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसको। देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो पाई है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाई है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैंने देखो ग्राफ भी आपको ड्रॉ करके दिखाया, अच्छी खासी बातें आपको बताई जा रही हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होता जाना चाहिए। आप लोग प्लीज़ वीडियोस को देखा करिए, तो उस पर कुछ राइट डाउन करने की भी कोशिश किया करिए, और उसको आप एक हेल्दी नोट्स जैसा बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है इस तरीके से, और एक ये सपोज करिए 1 kg का ब्लॉक है, मान लीजिए 1 kg का ब्लॉक है, और इस पर इस तरीके से
एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, सपोज करो 40 न्यूटन का, 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं म्यू के और म्यू एस की, मान लीजिए म्यू एस की वैल्यू 0.3 है और म्यू के की वैल्यू मान लीजिए 0.2 है, ठीक है, 0.2। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। तो आपसे पूछ के आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना है पहली बात, और दूसरी बात एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये पूछ रहा है, दूसरी बात ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपको यहाँ पर हमें ये बताओ आप कि यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा कहाँ, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, कॉन्टैक्ट सर्फेसेस पे लगता है, तो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन लगेगा, ठीक, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, ये कॉन्टैक्ट सर्फेस से फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी ये समझते हैं। देखिए ये बॉडी है, ये आपका वर्टिकल कोई आपका सरफेस है, इस पर इस बॉडी को, इस ब्लॉक को आप इसको दबाकर 40 न्यूटन के फोर्स से रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस बॉडी में टेंडेंसी क्या होगी, ये ब्लॉक में टेंडेंसी क्या होगी, नीचे की तरफ गिरने की। नीचे की तरफ गिरने के लिए इसका वेट लग रहा होगा, वेट mg, तो मास 1 kg, g की वैल्यू मान लो 10 ले लो, तो ये होगा 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब ये नीचे की तरफ आना चाहिए, मतलब आने की कोशिश करेगा, बॉडी में मोशन का टेंडेंसी रखता होगा, तो इसके अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में इसके मोशन को रोकने के लिए, इसके मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। अब यही फ्रिक्शन फोर्स आपको निकालना है, यही फ्रिक्शन फोर्स आपको निकालना है, यही फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर निकालना है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि बच्चे बड़ी मतलब बहुत गलती कर देते हैं, और बहुत मज़ेदार सी बात है कि यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितनी है, इस स्पेसिफिक केस के लिए अप्लाइड फोर्स कितनी है, ये हमें समझने वाली बात है। ये हम लोग समझते हैं कि इस स्पेसिफिक केस के लिए अप्लाइड फोर्स कितनी है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितनी है। क्या अप्लाइड फोर्स ये 40 न्यूटन है, क्या अप्लाइड फोर्स ये 40 न्यूटन है, नहीं, अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन। क्या होती है अप्लाइड फोर्स, जो मोशन को स्टार्ट करना चाहती है या मोशन को क्रिएट करने की टेंडेंसी रखती है, वो अप्लाइड फोर्स। तो इस ब्लॉक में मोशन इस 10 न्यूटन, दैट इज वेट ऑफ द ब्लॉक, इसके कारण होना चाहेगा कि इसके कारण, अरे भैया इस फोर्स से तो आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, अप्लाइड फोर्स तो इसके लिए इसका वेट है, तो यहाँ पे एफ अप्लाइड कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। अप्लाइड फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। अप्लाइड फोर्स यहाँ पर कितना है, 10 न्यूटन है। अब आपको क्या करना है, निकालना है फ्रिक्शन फोर्स। तो 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, अप्लाइड फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। अब हम लोग देखेंगे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है, क्या वो जो आपका अप्लाइड फोर्स है उससे ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन तो बॉडी रेस्ट में होगी, कम होगा तो मोशन में होगी। तो वैल्यू दोनों की निकाल लेते हैं। तो अप्लाइड फोर्स तो आपने देख ही लिया कितना है, 10 न्यूटन। एफ एल क्या होता है, देखो एफ एल बराबर होता है म्यू एस इंटू एन, ठीक है, म्यू एस इंटू एन। तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर निकालोगे तो नीचे की तरफ 10 न्यूटन इसका वेट, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन, ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन, ठीक है। इस तरीके से अगर इसको देखोगे, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन नहीं, ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, सॉरी ये फ्रिक्शन फोर्स है, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में, दैट इज इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस डायरेक्शन में कैपिटल एन। तो इस डायरेक्शन में तो मोशन हो नहीं रहा, तो कैपिटल एन इक्वल्स टू 40 न्यूटन, ये तो आ गया इसका नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, म्यू एस की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.3, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ से एफ एल की वैल्यू आ गई 12 न्यूटन, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है 12 न्यूटन, और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन। मतलब फोर्स अप्लाई किया जा रहा है मोशन के लिए 10 न्यूटन, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है 12 न्यूटन। तो क्या बॉडी में मोशन प्रोवाइड हो पाएगा, मोशन स्टार्ट हो पाएगा, नहीं, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो बॉडी में अभी मोशन नहीं होगा। बॉडी में मोशन नहीं होगा तो बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में होने पर इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एडजस्टेबल होता है, एडजस्ट करता है। तो जितना बॉडी अभी बॉडी पे नीचे की तरफ फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन, तो ये ऊपर की तरफ 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स
अप्लाई होगा, 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। आप कहोगे सर ये 12 न्यूटन क्यों नहीं, इसको मैंने समझा रखा है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन बॉडी रेस्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और वो फोर्स कितना होता है, ये आपका जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, कल हमने ये बताया था। एक्सेलरेशन इस पर कितना होगा 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन कोई होगा ही नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने समझा। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। कल मैंने बताया था कि आज मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, तो आप लोग बड़े ही सावधानी से पढ़िए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो पहले तो देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसको पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है इस तरीके से रखी हुई, ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है किसी एक सरफेस पर रखा है इस तरीके से। ब्लॉक का मास मान लीजिए m है, मास कितना है m है ब्लॉक का। ठीक है, अब अगर इस ब्लॉक पे हम ये कहें कि इस ब्लॉक में टेंडेंसी है मूव करने की, तो हम लोग सिचुएशन ये मानते हैं बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी में जस्ट मोशन होने वाला है, बॉडी में जस्ट मोशन होने वाला है। तो यहाँ पर कितने कांटेक्ट फोर्सेस हैं ये देखने की बात है, कांटेक्ट फोर्सेस कितने हैं। तो इस समय बॉडी पर 2 कांटेक्ट फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, कैपिटल N नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा हो। फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एक आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसको मैं रब करके ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स F। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, ये है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये है नॉर्मल रिएक्शन। 2 कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, 2 कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम लोग R कह रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स देखिए कुछ इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, ये इस डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल R उसको कह रहे हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो ये कैपिटल R क्या है, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। जब बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, उस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर एक बात आप समझो माय डियर फ्रेंड, अगर R को आप R का अगर एक कंपोनेंट देखो, तो ये R का एक कंपोनेंट ये फ्रिक्शन फोर्स है कि नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। देखो ये दोनों कांटेक्ट फोर्सेस हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स को आप और क्या कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्सेस दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, इसका जो कांटेक्ट फोर्सेस का ये जो रिजल्टेंट होता है ना, उसका हॉरिजॉन्टल और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। आर क्या है, रिजल्टेंट है किसका, कांटेक्ट फोर्सेस, इन दोनों कांटेक्ट फोर्सेस का ये
क्या है, रिजल्टेंट है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स की एक डेफिनेशन ये भी हो गई। अब आते हैं हम लोग कि फ्रिक्शन एंगल क्या होता है या एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ये जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस का रिजल्टेंट दैट इज आर है, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, सपोज करो थीटा, सपोज कर लो थीटा, उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। मतलब R एंड N के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, R और N के बीच का जो एंगल है उसे क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर यहाँ से आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना चाहो तो अगर इसको देखो, यहाँ से हॉरिजॉन्टली इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, F के बराबर ही होगी, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगी। तो यहाँ से अगर tan थीटा आप निकालना चाहो, tan थीटा ये क्या होगा, F/n, tan थीटा क्या हो जाएगा, F/n। तो बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी में भी मोशन नहीं हुआ, जस्ट अबाउट टू मूव। तो इसका जो आपका फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी, ये स्टैटिक होगा, अभी रेस्ट में होगा, तो μs इंटू एन। तो यहाँ पर μs न लिख के सिर्फ म्यू लिख दे रहे हैं, n से n कैंसिल हो जा रहा है, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, या आप लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू tan यूनिवर्स म्यू, थीटा इक्वल्स टू tan यूनिवर्स म्यू, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ठीक है, थीटा की। यही क्या है आपका, यही आपका है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये होती है वैल्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की ये वैल्यू होती है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में जनरली हमारे जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं उसमें μs और म्यू के न लिख के ज़्यादातर म्यू आपका लिखा जाता है, और अगर ऐसा लिखा गया हो क्वेश्चन में सिर्फ म्यू हो तो आप म्यू को ही μs या म्यू के की तरह ट्रीट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर एक बहुत प्यारा सा आर्गूमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ था पहले का क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। तो आपको ये मैंने बता दिया कि μs और म्यू के न दिया हो, सिर्फ म्यू दिया हो, तो उस हिसाब से हम म्यू को ही μs या म्यू के मान के वैल्यू उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो कि मान लीजिए एक ब्लॉक इस तरीके से मास m का रखा हुआ है, ठीक है, और आपको इस सरफेस के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है वो है म्यू, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। कह रहा है कि ब्लॉक u नॉट वेलोसिटी से आगे तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, आगे तरफ मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक विल स्टॉप, या फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स। ये आपको बताना है कि कितने समय बाद आपका ये ब्लॉक है रुक जाएगा। इवन डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक भी बताओ। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास कितनी है, यू नॉट की, m इसका मास है, म्यू दिया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और पूछ रहा है कि बताओ कितने समय बाद ये ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा। तो बॉडी में मोशन है, बॉडी में क्या है, मोशन है। फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं, तो नीचे की तरफ mg वेट, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर हम मानते हैं कि इस डायरेक्शन में मोशन है, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर ऊपर नीचे मोशन नहीं है तो n इक्वल्स टू mg हो जाएगा, n इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू mg, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू mg। अब अगर देखिए आप
नेट फोर्स आप देखो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो आपका नेट फोर्स इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर मोशन एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन, ये लगा सकते हो। एफ यहाँ पर जो लग रहा है ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है, तो ये है म्यू एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई म्यू इंटू जी, ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अगर आपको ये बताना है कि कितने समय बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा, ठीक है, तो v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, मोशन का पहला इक्वेशन, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मतलब रुक जाएगी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। कोई बॉडी चल रही है और रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u नॉट प्लस ये एक्सेलरेशन जो है, इसका एक्सेलरेशन ना होकर डी एक्सेलरेशन है, या कह लीजिए तो ये रिटार्डेशन है, क्योंकि बॉडी रुक रही है ना, तो इस पर आपका रिटार्डेशन चल रहा है, ठीक है। और बॉडी रुक क्यों रही है, फ्रिक्शन के कारण, तो ये आपका माइनस म्यू इंटू जी, ये इसका एक्सेलरेशन हो गया इंटू टाइम, ठीक है। यहाँ से टी की वैल्यू निकालना चाहोगे, ये देखो माइनस है, माइनस आपका इधर आएगा, तो यू नॉट बटे में म्यू इंटू जी, यू नॉट बटे में म्यू इंटू जी, ये आपका टाइम आ गया। इतने टाइम के बाद बॉडी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट का स्क्वायर प्लस 2a कितना है, माइनस म्यू जी नेगेटिव इंटू एस, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो। एस इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, ये माइनस है तो यू नॉट स्क्वायर बटे में आपका आ जाएगा 2 म्यू जी, ठीक है, यू नॉट स्क्वायर बटे में 2 म्यू जी, ये आ जाएगा ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, ये आपके ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये आपके ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन को समझते हैं, एक क्वेश्चन को और करते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक मान लीजिए इस तरीके से ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मास है मान लीजिए √3 kg है, ये भी आपका जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, जेई का आया क्वेश्चन है। और इस ब्लॉक पर इस तरीके से एक फोर्स लग रहा है जो कि हॉरिजेंटल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, हॉरिजेंटल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मान लीजिए फोर्स F है, ठीक है, फोर्स F है। आपको ये भी दिया गया है कि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू है, उसकी वैल्यू है 1/2√3, ठीक है। अब आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फोर्स विच मतलब सच दैट ब्लॉक डजंट मूव, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक मूव न करे, ठीक है, ब्लॉक मूव न करे मतलब आपका रेस्ट में रहे तो कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, नीचे की तरफ √3 इंटू जी, ये इसका वेट, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। आप इसको रिजॉल्व करो, इसको रिजॉल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा F cos 60, और इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में लग जाएगा F sin 60। रिजॉल्व कर लेते हैं, तो नीचे की डायरेक्शन में एक और लगेगा F sin 60, और इस डायरेक्शन में लगेगा एक F cos 60, ठीक है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3g प्लस F sin 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। अब देखिए नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसको आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, बैलेंस करेगा, तभी बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। तो जो फ्रिक्शन फोर्स आप निकालोगे, ठीक है, आप जो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स निकालने की कोशिश करोगे, या बॉडी को देखना चाहोगे कि ये फोर्स है ना F cos 60, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ही बैलेंस होगा, क्योंकि भाई बॉडी रेस्ट में रखनी है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो FL बराबर F cos 60 हो जाएगा। ये कितना होता है, म्यू इंटू एन होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू F cos 60 वैल्यू 1/2, ठीक है। अच्छा, म्यू की वैल्यू कितनी है, 1/2√3, n की वैल्यू कितनी आई है, √3g प्लस F √3/2,
2 इक्वल्स टू एफ बाई 2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जी की वैल्यू मान लीजिए 10 ले लेते हैं हम लोग, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 ले, तो इसको अगर लिखेंगे 10 वैल्यू इसकी ले लेते हैं तो ये अंदर √3 कट जाएगा और 10 में 2 का डिवीजन हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5। ये कितना आ जाएगा 5 प्लस ये इधर आप इसको देखोगे तो √3 से √3 कट जाएगा और f/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा f/2, सॉरी 4 आ जाएगा ना, √3 ये आ जाएगा f/4 इक्वल्स टू इधर कितना है f/2 है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो f/2 माइनस f/4 इक्वल्स टू कितना होगा 5, या दैट विल गिव अस f/4 इक्वल्स टू 5, दैट विल गिव अस f इक्वल्स टू 20 न्यूटन, ठीक है। और ये मैक्सिमम फोर्स है, ये मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू है जो कि इस तरीके से लगेगी कि ब्लॉक आपका मूव भी नहीं करेगा, ब्लॉक रेस्ट में भी रहेगा। तो आंसर कितना होगा 20 न्यूटन, आंसर आपका कितना होगा 20 न्यूटन, ठीक है। एक आर्गुमेंट मैंने कहा था कि हम लोग करेंगे कि मान लीजिए कोई एक ब्लॉक रखा है, कोई ब्लॉक रखा है तो उसको पुश करना आसान होता है या पुल करना आसान होता है, जबकि बॉडी पर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना वो आपका किसी एंगल पे है, एट एन एंगल लग रहा है बॉडी पर अगर, तो आपको बताना है कि बॉडी को पुश करना आसान है या पुल करना आसान है, पुश करना आसान है या पुल करना आसान है। देखो इस तरीके की बात पूछ रहा है, ठीक है, कि मान लीजिए एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है, ये m मास की एक बॉडी है और इस पर किसी एक एंगल थीटा पर आपका एक फोर्स F लग रहा है, ठीक है, थीटा फोर्स पर, और इससे आप इसको पुश करना चाहते हो। ये क्या है पुश, ये आप इसको पुश कर रहे हो। और एक सेम कंडीशन है, m मास की बॉडी है, ठीक है, ये सरफेस इस तरीके से, इसको आप यह क्या कर रहे हो पुश कर रहे हो। अब ये m मास की बॉडी है और इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये भी आपका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है और इसको आप क्या कर रहे हो पुल कर रहे हो। तो आपको बताना है कि पुश आसान है कि पुल, ये आपको बताना है। पुश आसान है कि पुल, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है कि पुश आसान होता है कि पुल, यही आपको बताना है। चलिए देखते हैं। अगर आप देखें इसको, अगर इसके फ्री बॉडी डायग्राम को बनाए तो नीचे की तरफ mg फोर्स वर्क करेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इसको रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में आपका लगेगा f cos थीटा और परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड नीचे की तरफ f sin थीटा, तो नीचे की तरफ एक फोर्स और लगेगा f sin थीटा और इस डायरेक्शन में लगेगा f cos थीटा, इस डायरेक्शन में लगेगा f cos थीटा, ठीक है। पुश करने की कंडीशन है तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी कितनी mg प्लस f cos थीटा, ठीक है।